हेलो दोस्तों, मैं दीप स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद दीप सर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर ही देख रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे आपको क्लास 9th का जो पार्ट नंबर 2 है, जिसे कहते हैं रूसी क्रांति। इतिहास का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं आपको इसके बारे में ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन आपका काम क्या होगा? आपका काम यह होगा कि इन सभी चीजों को आपको लिख लेना होगा, और लिख लेने के बाद इसका समय समय पर रिविजन आप करते रहेंगे, तब जाके चीजें आपके मस्तिष्क में बैठेंगे, अन्यथा से गुल्ल हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को अगर नए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी से जरूर कर देंगे, ताकि अन्य बच्चों को इस पर संबंधित समस्या है वह समाप्त हो जाए। तो हम स्टार्ट करने से पहले आपका है कि समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है? तो समाजवाद का मतलब होता है एक ऐसा विचार जिसमें जो संपत्ति होती है उस संपत्ति पर मालिकाना पूरे समाज का होता है। ऐसा नहीं है कि समाज का मतलब केवल एक आदमी मालिक, ऐसा नहीं, पूरा समाज जो आपके इर्द गिर्द है, अगर किसी भी संपत्ति पर, हर एक चीज पर सभी का मालिकाना है, सभी का समान महत्व है, तब जाके वहां पे हम क्या कहेंगे, वह व्यवस्था कैसी है, समाजवाद की। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का मालिक हो जाएगा तो आप समाज कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। सब व्यक्तियों का क्या होगा, मालिकाना अगर होगा तो इसे हम समाजवाद कहेंगे। ठीक, अब समाजवाद तो आ गया, लेकिन समाजवाद कब आया, कैसे कैसे लोग यहाँ पे आए, उनकी क्या क्या विचारधाराएं थी। जब फ्रांस की क्रांति हुई, आपको पता है 1789 पे, अगर नहीं पता होगा तो पार्ट इसका आप जाएंगे हमारे चैनल पे और फ्रांस क्रांति को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, तो फ्रांस क्रांति हुई, फ्रांस क्रांति के बाद समाज में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन में अनेक प्रकार के लोग आए, अनेक प्रकार के उनके अंदर भावना थी। तो उनमें 3 प्रकार के मुख्य व्यक्ति सामने उभर के आए। एक है उदारवादी लोग, एक है परिवर्तनवादी और एक है आपके रूढ़िवादी। तो उदारवादी को इंग्लिश में कहते हैं हम लिबरल लोग, परिवर्तनवादी कहते हैं हम रेडिकल, और साथ साथ रूढ़िवादी कहते हैं कंजर्वेटिव। अब इनका मतलब क्या है? जो उदारवादी लोग हैं, ये समाज में परिवर्तन बहुत ही स्लो चाहते थे, यानी कि परिवर्तन तो हो लेकिन बहुत धीमे धीमे परिवर्तन हो। ऐसी जो विचारधारा थी, किसकी थी? वह उदारवादियों की। परिवर्तन धीरे धीरे हो, लेकिन उनको आजादी तुरंत चाहिए थी। लेकिन एक ऐसे थे जो थे रेडिकल, यानी कि परिवर्तनवादी। ये लोग ऐसे थे जो बहुत ही तीव्र गति से, यानी कि तुरंत परिवर्तन चाहते थे। ठीक, यानी कि जो परिवर्तनवादी लोग थे, ये परिवर्तन बहुत तीव्र चाहते थे। और एक दिन भैया के रूढ़िवादी लोग, ये परिवर्तन चाहते ही नहीं थे, यानी कि बिल्कुल इनका मनसा ही नहीं था कि परिवर्तन हो। काहे ना हो? क्योंकि जब फ्रांस क्रांति हुई थी, फ्रांस क्रांति के बाद 1815 में, जब आपको पता है वाटरलू का युद्ध हुआ, वाटरलू के युद्ध के बाद जब नेपोलियन बेचारा हार गया, अब फ्रांस फिर से क्या हो गई, राजशाही की व्यवस्था हो गई। तो अब जो वहां की पूरी समाजवादी व्यवस्था है, कैसी आई? रूढ़िवादी के रूप में आई। यानी कि उन्होंने सोचा, जो बुढ़े बुजुर्ग उस समय बचे थे, सोचा कि हम 1789 से क्रांति कर रहे हैं, और करते 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 1815 में आए, और फिर जाके राज्य व्यवस्था को हम हटाना चाहते थे, हटाए भी थे, और अंत में फिर से क्या आ गया, हमारा राजतंत्र आ गया। तो ऐसा ना होगा, आज से हम परिवर्तन चाहेंगे नहीं, जैसी व्यवस्था चलती है उसे चलने दीजिए। ठीक, तो ऐसे कुछ समाज के लोग आए। अच्छा, अब इनमें और क्या बातें थी? तो पहली बात तो जो उदारवादी थे, ये परिवर्तन बहुत धीरे चाहते थे। दूसरी बात क्या है, ये सभी धर्मों को सामान्य महत्व देते थे, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे कोई अन्य प्रकार का धर्म हो, ये सभी धर्मों को एक सामान्य महत्व देते। ऐसा बताते थे कि अगर हमें लड़ाई करना है तो राजा को लड़ाई करें, ऐसा नहीं कि हम धर्म के खिलाफ आपसे में क्या करें, मारपीट युद्ध करें, ऐसा नहीं। सभी धर्म समान है, आप जिस धर्म में आस्था रख सकते हैं उस धर्म में आप आस्था रखिए, लेकिन धर्म के नाम पे आप एक दूसरे को मारिए पीटिए ना, ऐसे थे। और क्या थे, ये राज्य व्यवस्था यानी कि राजतंत्र व्यवस्था खिलाफ थे। ये पहली बार राजा को देख के जलते थे, राजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा ही सारा करता धरता हमारे ऊपर है और हमें अपना गुलाम बना के रखता है, हमें उस प्रकार की आजादी नहीं देता है जिसकी हमें मिलनी चाहिए। राजा के अनुसार हम टैक्स देते हैं, राजा के अनुसार अपने जीवन को हम यापन करते हैं, तो ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए, राज व्यवस्था को खत्म करना चाहिए, ऐसा था। और साथ साथ ये लोग सरकार चाहते थे, तो प्रतिनिधि पर आधारित सरकार चाहते थे, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार के खिलाफ थे। पहली बात, ये लोग जो चाहते थे राजा राज व्यवस्था ना हो, जब राज व्यवस्था ना हो तो ऐसा लोकतंत्र व्यवस्था हो, लेकिन लोकतंत्र मुख्यता ना हो, जैसे लोकतंत्र हो लेकिन मुख्यता ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं सामूहिक रूप से उनमें सरकार बने, और सरकार जब बने तो वे देश को चलाएं, लेकिन उनका जो लोग आएंगे, प्रतिनिधि जो लोग आएंगे, उन प्रतिनिधियों को सार्वभौमिक मताधिकार के
अनुसार उनको नहीं चुना जाएगा, यानी कि सब लोग इनके चुनाव में भाग नहीं लेंगे। वही लेंगे जो बड़े लोग होंगे, पूंजीपति लोग होंगे और क्या होंगे, एकदम बड़े तमगे से आते होंगे। छोटे तमगे के लोग नहीं इसमें आएंगे, जो गरीब है, संपत्तिहीन है, ऐसे लोग इनके चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो ऐसे लोग, यानी कि पहली बात ये सरकार चाहते थे, लेकिन कैसे, सार्वभौमिक उत्तराधिकार के नहीं होनी चाहिए, अन्य प्रकार से। साथ साथ महिलाओं को भी ये वोट देने के खिलाफ थे, ताकि महिलाएं वोट न दें। ठीक, तो कुछ प्रकार की इसमें क्या थी, असमानता थी, कुछ खराबी भी थी, कुछ अच्छाई भी था। अब परिवर्तनवादी लोग कैसे थे, ये परिवर्तन बहुत तीव्र चाहते थे। दूसरी बात, ये सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में थे। ये चाहते थे कि भैया सब वोट आदमी दिए, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो वोट न, जिसकी उम्र पूरा है 18 साल, वह सब क्या है, वोट दे। साथ साथ महिलाएं भी क्या है, मत अपना दे सकती हैं, ये भी इसके पक्ष में थे। साथ साथ यानी कि संपत्ति के पक्ष में थे, यानी कि जो समाज व्यवस्था कहती है कि भैया समाज पे जो कोई भी संपत्ति होती है उस पर सबका मालिकाना होना चाहिए, तो इसके खिलाफ थे। देखिए, पूर्णतः खिलाफ नहीं थे, ये कहते थे कुछ ऐसी चीजें जो समाज के लिए हैं वह समाज को मिलनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें जो निजी संपत्ति यानी कि जो अपना स्वयं है वह स्वयं का होना चाहिए, ये बात है। अच्छा, कंजर्वेटिव लोग कैसे थे, तो कंजर्वेटिव लोग मैंने बताया आपको, ये परिवर्तन नहीं चाहते थे। लेकिन जब क्या हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ, लगातार चीजें बदल रही थी, तब इनके दिमाग में कुछ आया, नहीं भैया अब भी क्या है, समाज को बदलने की आवश्यकता है और परिवर्तन होना चाहिए। फिर धीरे धीरे व्यवस्था किसकी आई, औद्योगिक क्रांति की। ठीक, इसको आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे इसको अब, औद्योगिक क्रांति को। औद्योगिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन, ये क्या हुआ। अच्छा, औद्योगिक क्रांति होती क्या है, यानी कि पूरे तरीके से, बहुत ही तेज से, बहुत ही जोर से, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से अगर कल कारखानों कंपनियों का निर्माण करेंगे, बस वही औद्योगिक क्रांति कहलाएगी। वास्तव में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी कब, 1761 से शुरू हुई थी, और कहां पे, इंग्लैंड में शुरू हुई थी। यानी कि इंग्लैंड ने सबसे पहले अपने यहाँ कंपनियों के निर्माण के बारे में सोचा और बहुत सारी कंपनियों का निर्माण किया, और इसे ही औद्योगिक क्रांति कहा गया। अब इससे क्या हुआ, समाज में परिवर्तन कैसे आए, जब कल कारखाने कंपनियों का निर्माण हो गया, जब निर्माण होगा तो वहां पे मजदूर भी लगेंगे, जिससे क्या हुआ, पुरुषों एवं महिलाओं को काम तो मिला, लेकिन कंपनियों का निर्माण तो हुआ, लेकिन बहुत तेजी से नहीं हुआ। ठीक, मतलब बहुत सारी कंपनियों का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें महिलाओं और मजदूरों का काम लग गया। लेकिन जो अन्य लोग थे, जैसे मान लो 10 कंपनी बनी, 15 कंपनी बनी, 20 कंपनी यानी 100 कंपनी बनी, लेकिन जनसंख्या करोड़ों में है, तो सारे लोगों को काम तो नहीं मिल पाएगा। तो जो कुछ मिला तो मिला, लेकिन अन्य जो लोग थे उनके पास बेरोजगारी की समस्या अभी भी बनी रही, यानी कि पुरुषों और महिलाओं को काम तो मिला, परंतु बेरोजगारी समान बनी रही। अच्छा, और लेकिन जो मजदूर वहां पे कंपनी में काम करते थे, शुरुआत में उनको जब काम मिला तो वह समय को नहीं बना पाए, यानी कि समय को अपना निर्धारित नहीं कर पाए और वेतन भी अपना फिक्स नहीं कर पाए। सिंपली बात है, यहाँ पर कहीं पर नए नए जाएंगे तो वहां पे जो वेतन आप फिक्स कर देगा, जितने टाइम आपको फिक्स कर देगा, आप उतने टाइम तक उतने वेतन पे ही काम करेंगे। तो ऐसा हुआ, लोग समझ नहीं पाए और बहुत ही कम मजदूरी पे 14 से 12 घंटे, 15 घंटे यानी कि कठिन परिश्रम करने लगे। ठीक, और जब कंपनी लगी, कहाँ लगेगी, शहर में कंपनी लगेगी, और शहर में क्या हुआ, तेजी से बसावट हुई, लोग भर भर गाड़ियां शहर में जाने लगे और वहां पे अपना ठिकाना बनाने लगे और वहीं से वे काम करना शुरू कर दिए, और जिससे क्या हुई, शहरों की सफाई अच्छे से नहीं हो पाई, जहां पे कूड़ा करकट पाए वहां फेंक दिए, जहां पे कंपनी लगी रही, और वहां के जो इर्द गिर्द का एरिया जहाँ कंपनी लगी है वहां पॉल्यूशन से भरा हुआ है, प्रदूषण से भरा हुआ है। ठीक, जिससे वहां पे रहने वालों की समस्या बढ़ गई, आवास की समस्या वह बढ़ गई। अब भाई जब जहां पे नरक ही रहेगा, नरक रहेगा, तो वहां पे लोग निवास करेंगे, बिल्कुल ना निवास करेंगे। और चारों ओर जब कंपनी कारखाने लग गए, जो वहां के स्थानीय लोग थे और जो वहां से मतलब वहां पे बसने गए थे,
वे लोग वहां पे अच्छे से अपना निवास नहीं बना पाए। ठीक, इससे क्या हो गया, लोगों का जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया, लोगों का जीवन एकदम संकटमय हो गया। उनको समझ में नहीं आ रहा कि पहले हमारा यहाँ पे घर था, अब यहाँ पे कंपनी बन गई, इससे लगातार प्रदूषण हो रहा है, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अब उनके समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर रहें या चले जाएं। और इसी दौरान क्या हुआ, तब परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। परिवर्तन का दौर कौन शुरू किया, तो जो आपके उदारवादी थे और परिवर्तनवादी थे, इन्होंने ही परिवर्तन करना समाज में शुरू किया। अब काहे शुरू किया, क्योंकि जो उदारवादी थे और परिवर्तनवादी थे, यह पहले से उद्योगों, छोटे छोटे कारखानों के मालिक हुआ करते थे और ये अमीर भी थे, यानी कि पूंजीपति थे। जब पूंजीपति थे तो इसी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा, भाई सिंपली बात है, जो पहले से काम कराए रहेगा और नए प्रकार से जब कोई काम कराएगा तो उसमें होने वाली गलतियों को तुरंत ये पकड़ लेंगे। क्यों, क्योंकि पहले से ये लोगों से काम करा चुके थे। ठीक, और बड़े बड़े आदमी थे। तब क्या हुआ, उनके अंदर क्या आई, क्रांति का विचार आया। जब क्रांति का विचार आया, क्रांतिवाद की भावना ने के अंदर जन्म ली, तब क्या हुआ, इसका बहुत तेजी से विस्तार होने लगा। यानी कि दूर दूर के देशों में, चाहे वह आपका जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो और आपका रूस हो, इन सभी के अंदर जो राज्य व्यवस्था थी, इस राज्य व्यवस्था के द्वारा सभी को जो संकट होता था, संकट उत्पन्न होता था, उस संकट को खत्म करने के लिए इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस सभी ने क्या किया, संघर्ष शुरू किया। सभी के अंदर राष्ट्रवादी की भावना जन्म ली, सभी लोग क्रांतिकारी बने और अपने यहाँ प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिए। ठीक, तो जर्मनी में मुख्यतः ऑटोमन बिस्मार्क मुख्य थे, इटली में जोसेफ मेस्सनी, एमेनुअल द्वितीय और काबुर्द फेमस थे। साथ साथ फ्रांस में आपका मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, नेपोलियन और वहां की जनता थी, फेमस थी। साथ साथ रूस के बारे में आप पढ़ेंगे कि इसमें लेनिन हुए, मार्तो हो गए, ये सब क्या थे, मुख्य रूप से यहाँ के आजाद कराने के लिए, यानी कि राज्य व्यवस्था खत्म करने के लिए सामने आए। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ है, यूरोप में पूंजीवाद का आगमन हुआ है। इसी दौरान क्या हुआ है, जब क्रांतिकारियां लोगों के अंदर जन्म रही थी, तो भी क्या हुआ, समाजवाद की भावना यूरोप में जन्म ली। अच्छा, एक होता आपका पूंजीवाद, एक होता आपका समाजवाद। पूंजीवाद में क्या है, पूंजीवाद में जो संपत्ति होती है वह उस संपत्ति पर किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास गाड़ी है, तो गाड़ी क्या है, स्वयं की है, तो मतलब क्या है, उसकी पूंजी है। अच्छा, मान लीजिए कोई फील्ड है, फील्ड क्या है, समाज का है, यानी कि आप भी इस पे जाएंगे, हम भी इस पे जाएंगे और आपके पड़ोसी भी इस पे जाएंगे, यानी कि इस पे क्या होगा, संपत्ति का जो मालिक होगा वह सब होगा, उसे कहेंगे समाजवाद। लेकिन जो पूंजीवाद में अगर कोई लाभ होगा तो लाभ का जो मालिक होगा वही आदमी होगा, ऐसी बात है। लेकिन जो समाजवाद होगा, इसमें जो कोई लाभ होगा, इस लाभ को मजदूरों को मिलना चाहिए, जो उसका देख रेख करता है, जो उसकी साफ सफाई करता है, ऐसी भावना। यानी कि कुल मिला के समाजवाद का आगमन के बाद लोगों के अंदर भी कुछ परिवर्तन आए और इसमें बहुत से लोग आए जो अपना विचार भी दिए, जैसे कार्ल मार्क्स आए, रॉबर्ट ओवन आए, तमाम लोग ऐसे आए जो अपना विचार दिए। इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको अपन नोट डाउन, मतलब नोटबुक में नोट कर लेंगे और हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब क्या आया कि समाजवाद विचारधारा, यानी कि समाजवाद का जो विचारधारक थे वे आए। इसमें आप कहते थे रॉबर्ट ओवन, कौन थे, रॉबर्ट ओवन थे। रॉबर्ट ओवन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड के एक क्या थे, उद्योगपति थे। ठीक, उन्होंने कहा कि अगर मजदूर एक सामाजिक उद्यम करे, यानी कि किसी भी कार्य को एक सामाजिक स्तर पे करे, एक सामूहिक स्तर पे करे, तो शायद क्या हो जाएगा, उनका विकास होगा। इसके लिए उन्होंने एक समुदाय की रचना भी की, जिसका नाम क्या है, नया समन्वय। अनेक मिला के अगर बात की जाए समाजवाद की विचारधारा को लेके कौन आए, तो कौन आए, रॉबर्ट ओवन आए, जो इंग्लैंड के एक क्या थे, उद्योगपति थे। उनका मतलब यह था कि सभी कामों को अगर सामूहिक तरीके से किया जाए, किसी भी उद्यम को, किसी भी कार्य को अगर सामूहिक स्तर पर किया जाए तो क्या होगा, मजदूरों का लाभ होगा और उनका हित होगा। इसके लिए उन्होंने एक नया समन्वय नामक समुदाय की रचना भी की। पहली आगे, दूसरे में कौन आए थे, लुई ब्लांक, कहाँ के थे, फ्रांस के थे। उन्होंने कहा सामूहिक उद्यम अपनाने के लिए, सामूहिक उद्यम अपनाने के लिए साथ साथ उसमें जो लाभ हो, उस लाभ को आपस में जो लोग करते हैं, मजदूर करते हैं, उनको बांट रहे। जैसे मान लीजिए कोई काम किया,
उस काम में उन्हें 100 रुपये का लाभ हुआ और 10 आदमी किए तो 10 रुपया सभी में बांट लिया जाए। साथ साथ उन्होंने कहा है कि पूंजीवादियों का क्या हो, विरोध हो, पूंजीपतियों का विरोध हो और क्या हो, एक सामुदायिक उद्यम को किया जाए। यह बात लुई ब्लांक ने भी बताया। और तीसरा नंबर में आते हैं कौन, आपके कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल। जो फैक्ट्री है तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने बताया जो फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री का जो मालिक होता क्या होता है, पूंजीपति लोग होते हैं। और मजदूरों से जब काम कराते हैं तो उन मजदूरों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। पहला अत्याचार क्या है कि उनसे काम अधिक समय तक किया जाता है। दूसरा अत्याचार क्या है कि उनको खाने पीने के लिए बहुत ही कम प्रकार के भोजन उपलब्ध होते हैं, साथ साथ उनको मजदूरी भी बहुत कम मिलती है। तो जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं वे पूंजीपति लोग होते हैं। अगर मजदूर मेहनत से काम करता है तो काम में उनको जो लाभ होता है केवल केवल पूंजीपतियों को होता है। और साथ साथ जो मजदूर होते हैं उनका शोषण और अत्याचार होता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने क्या बताया कि जो फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री का मालिक कौन होता है, पूंजीपति लोग होते हैं। और मजदूर खाली मेहनत से काम करते हैं और मिलने वाले लाभ को पूंजीपति आराम से ऐंठ लेते हैं। लेकिन जो मजदूर काम किया रहता है उस काम के बदले भी उनको अच्छा खासा वेतन नहीं मिल पाता है और उनके ऊपर बहुत सारा शोषण, बहुत सारा अत्याचार होता है। तो कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो शोषण और अत्याचार है इनको समाप्त किया जाए और जो मिलने वाला लाभ है उसको मजदूरों में बांट दे, ताकि भाई मजदूर भाई मेहनत किए हैं जो लाभ मिला है वह मजदूरों को मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि एक साम्यवादी समाज का निर्माण अगर होगा तो शायद समाज के लिए और देश के लिए बेहतर होगा। और इसके लिए समाजवाद का क्या आया, समर्थन आया। 1970 का समय आते आते सभी लोगों ने क्या किया, प्रयास किया। मजदूरों ने क्या किया, प्रयास किया, संघर्ष किया और मजदूरों का एक संगठन बना, एक संघ बना जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल द्वितीय। इसमें देश के बहुत से मजदूर थे जो शामिल हुए और अपने यहाँ समाजवाद की व्यवस्था लाने का प्रयास किए। धीरे धीरे फ्रांस में भी पार्टी की स्थापना हुई, जर्मनी में भी हुई और ब्रिटेन में भी पार्टी की स्थापना हुई। तो फ्रांस में जो है उसका नाम क्या है, सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि समाजवाद के लिए एक पार्टी हो। यह जो संघ बना कहाँ बना, फ्रांस में बना। साथ साथ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी बने, यानी कि समाजवाद लोकतांत्रिक पार्टी, यानी कि समाजवाद हो और क्या हो उसमें लोकतंत्र हो, ऐसा संगठन बनाया गया कहाँ पे, जर्मनी के द्वारा। और यह भी एक मजदूरों का संगठन हुआ करता था। और ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी बनाई गई, श्रमिक पार्टी बनाई गई, मजदूर पार्टी बनाई गई, जिससे मजदूर उसमें शामिल हो और उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार या उसमें होने वाले उनके ऊपर शोषण, इन सब के खिलाफ वे लड़े। और धीरे धीरे जो रूढ़वादी थे, परिवर्तनवादी थे और उदारवादी थे, ये सभी लोग बहुत ही तेजी से परिवर्तन शुरू कर दिया। और जो वहां के मजदूर थे, मजदूरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने और तमाम जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने यहाँ क्या कर दिया, क्रांति शुरू कर दी और परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। अब सीधा होता है किसका प्रवेश, रूसी क्रांति का। तो ये कुछ क्या था, ये कुछ था हमारे इस पार्ट 2 के जो रूसी क्रांति है इसका थोड़ा बैकअप था। अब आगे हम पढ़ेंगे कल से क्या, रूसी क्रांति के बारे में। तो इसको भी आप लिख लेंगे, समझ गए होंगे, आप इसको छाप लीजिए। बस मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।